हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई विनय में आपका स्वागत है और मैं हूं राम सुखसिद्ध। देखिए विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे आरटी एक्ट 2009। यह आने वाली रीट भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो ये सभी एग्जाम में आते हैं, लेकिन जो अभी रीट की भर्ती आ रही है उसके लिए अभी विशेष है। तो आरटी एक्ट के बारे में पूरा जानेंगे। तो देखिए, आरटी एक्ट ये रीट में मनोविज्ञान, आपका जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, उसमें ये चैप्टर लगता है। एनसीएफ 2005 और आरटी एक्ट 2009। तो इसको आप बहुत ही शानदार तरीके से पढ़िए, क्योंकि यहां से 1 या 2 प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आरटी एक्ट 2009। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरटी एक्ट के बारे में। तो देखिए, आरटी एक्ट का पूरा नाम है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये इसका पूरा नाम है। और यह 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। कब? 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2010 को। पहले जम्मू और कश्मीर को छोड़कर था, अभी पूरे के पूरे भारत में ये कानून है। 1 अप्रैल 2010 को भारत में लागू हुआ था और भारत 135वां देश था इसको, आरटी एक्ट को लागू करने वाला। इससे पहले 134 देश लागू कर चुके थे। तो ये भी याद रखना, 135वां देश था भारत लागू करने वाला। ठीक है, विश्व में। और इस अधिनियम में कुल 7 अध्याय है और 38 धाराएं हैं। कितने हैं? 7 अध्याय और 38 धाराएं। तो 38 धाराएं कौन कौन सी है उसको हम आज विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली धारा है, इसके संक्षिप्त नाम, इसके विस्तार एवं लागू होने की तिथि के बारे में बताया गया। यानी पहली धारा में नाम, विस्तार और लागू होने की तिथि के बारे में बताया गया है। इतना ही है पहली धारा में। ध्यान रखना, एक एक लाइन के आएगी सारी धारा। दूसरी है, इस एक्ट के अंतर्गत प्रयुक्त शब्दावली का अर्थ है। यानी पहले में हो गया नाम विस्तार और दूसरे में हो जाएगी शब्दावली। ठीक है, एक एक आप शब्द को उठाकर देखिए। 2-3 बार लिखा हो तो याद हो जाएगी, कोई कठिन कार्य नहीं है। अगली है तीसरी धारा। यह है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को नजदीक के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक मिलेगी। ठीक है, स्कूल में स्कूल आने जाने या अन्य है तो बच्चों को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, कोई भी पैसा। लेकिन जो भत्ता मिलता है ये सरकार देती है भत्ता स्कूलों में। ठीक है ना, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। वैसे तो लड़कियों के लिए साइकिल की व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर भी यात्रा भत्ता दिया गया है। धारा 4, उम्र के आधार पर प्रवेश। यानी आप अगर 8 साल के हो और पहली बार स्कूल जा रहे हो तो उस हिसाब से आपको कक्षा में बैठाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको एलकेजी में बैठा दिया जाएगा। उम्र के आधार पर प्रवेश, विशेष प्रशिक्षण या सहायता जिसे तय सीमा के में कक्षा के अन्य बालकों के बराबर लाया जा सके। सपोज कर लो एक छोटा बच्चा है, जैसे मान लो 4 साल का है, वो प्रथम कक्षा यानी एलकेजी में पढ़ता है, और एक 8 साल का बच्चा या तो उसमें अलग ही फील होगा। तो 14 वर्ष की आयु के बाद भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का अधिकार है। धारा 5, स्थानांतरण का अधिकार। यानी एक जगह से दूसरी जगह, राज्य के भीतर या बाहर अन्य विद्यालयों में प्रवेश का अधिकार। मांगे जाने पर तुरंत स्थानांतरण, यानी टीसी आप ले सकते हो स्कूल से, मांगने पर आपको मिल जाएगी। स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने में न तो विलंब न ही इसके अभाव में प्रवेश से इनकार किया जाएगा। यदि इनकार करते हैं या स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने में विलंब करते हैं तो सेवा नियमों के अधीन अनुशासन में कार्रवाई कर सकते हो आप। ठीक है, आप यहां से टीसी ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो। धारा 5 में ये बात दे रखी है। धारा 6, कानून लागू होने के 6 माह में स्कूल की व्यवस्था जहां आसपास कोई स्कूल न हो। धारा 7, केंद्र व राज्य सरकार धन की उपलब्धि सुनिश्चित करेंगे। केंद्र इस कानून को लागू करने के लिए आवश्यक खर्चे का आकलन करेगा। केंद्र राज्य की सलाह पर सहमति के आधार पर अनुदान करेगा, सब्सिडी। केंद्र राज्य को अतिरिक्त संसाधन प्रदान करने की आवश्यकता का
परीक्षण करने के लिए वित्त आयोग को निर्देश। केंद्र राज्य को निधियां प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा। केंद्र सरकार के दायित्व है पाठ्य चर्चा की रूपरेखा तैयार करना, प्रशिक्षण के लिए मानक विकसित करना, नवाचार अनुसंधान प्लानिंग, क्षमता संवर्धन के लिए तकनीकी सहायता व संसाधन उपलब्ध करवाना। ये आ जाएगी धारा 7 में, यानी धन के बारे में दे रखा है इसमें सारा का सारा। धारा 8, राज्य सरकार के दायित्व है 6 से 15 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराए। 6 से 14 वर्ष के बालक अनिवार्य रूप से स्कूल में प्रवेश, उपस्थिति, प्रारंभिक शिक्षा पूरी करना सुनिश्चित करें। बच्चों के आसपास स्कूल हो, कमजोर व पिछड़े वर्ग बालकों के प्रति भेदभाव न हो, आधारित सुविधाएं जैसे भवन, शिक्षक, शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध करवाना, आयु अनुरूप प्रवेश लेने पर अन्य बालकों के समान स्तर पर लेने के लिए विशेष प्रशिक्षण या प्रक्रिया सुविधा तय करना, प्रत्येक बालक का स्कूल में प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः सुनिश्चित करेगी व मॉनिटरिंग करेगी। तय मानकानुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पाठ्यचर्या व पाठ्यक्रम तय करना, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा। ये धारा 8 में दे रखी है। आगे बढ़ते हैं धारा 9, स्थानीय अधिकार के दायित्व। स्थानीय अधिकारी के दायित्व। धारा 10, प्रत्येक बच्चे के माता पिता, अभिभावक संघ की जिम्मेदारी होगी कि उनके बच्चे स्कूल में प्रवेश ले और नियमित स्कूल जाए। ये कर्तव्य किसका होगा? अभिभावक का होगा। धारा 11, 3 से 6 आयु वर्ग के बालकों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार करना, बालकों की देखरेख के लिए आवश्यक व्यवस्था। धारा 12, सरकार द्वारा स्थापित व संचालित स्कूल प्रवेश लेने वाले बालकों को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करवाएगा। सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले एवं निजी स्कूल प्रारंभिक कक्षा के कुल 25% छात्रों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। प्राइवेट स्कूल में 25% छात्रों को निःशुल्क शिक्षा के लिए सरकार द्वारा तय की गई राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रत्येक विद्यालय स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाने के लिए बाध्य होगा। धारा 13, प्रवेश के लिए कोई फीस या परीक्षा नहीं लेना। धारा 13 में क्या दे रहा है कि आप अगर प्रवेश ले रहे हो किसी विद्यालय में तो वहां पर आपको कोई भी फीस नहीं देनी होगी। ठीक है। उल्लंघन करने पर प्रवेश शुल्क के 10 गुना तक जुर्माना, प्रवेश परीक्षा लेने पर पहली बार में 25,000 व अगली बार 50,000 रुपये जुर्माना। यानी अगर कोई शिक्षक लेता है तो ये जुर्माना उसको भरना पड़ेगा, लेकिन आपको फीस नहीं देनी। धारा 14, बालक की आयु के निर्धारण के लिए सरकार द्वारा तय किए गए दस्तावेज को आधार माना जाएगा। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र न होने पर प्रवेश से इनकार नहीं। अगर सपोज कर लो किसी का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो भी विद्यालय उसको इनकार नहीं कर सकता, यानी उसका एडमिशन लेना पड़ेगा उसको। ठीक है, इनकार नहीं कर सकता। धारा 15, शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में या सरकार द्वारा तय समय अवधि के दौरान या उसके बाद भी प्रवेश, तय अवधि के पश्चात के प्रवेश की स्थिति में तय तरीके से अध्ययन पूरा करवाया जाएगा, यानी आपको सिलेबस पूरा करवाया जाएगा। धारा 16, किसी भी बालक को फेल नहीं किया जाएगा। किसी भी बालक को फेल नहीं किया जाएगा, नए स्कूल से निकाला जाएगा। कम अंकों के आधार पर फेल नहीं किया जाएगा। बच्चा नियमित स्कूल आएगा तो सिखाना तो होगा ही। लेकिन देखिए अभी थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया इसमें कि बच्चे को फेल भी किया जा सकता है। अगर उसने कुछ भी नहीं किया है, यानी कॉपी खाली छोड़ दिए, तो उसको कैसे पास किया जाएगा? तो इस प्रकार अलग अलग परिवर्तन किए गए हैं। अभी फेल भी किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, संपूर्ण तरीके से सत्य नहीं है बात ये, लेकिन उस हिसाब से वो स्कूल पर निर्भर करता है। अगला है 17, मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, न मारपीट न अपमानजनक शब्दों का प्रयोग। उल्लंघन पर सेवा नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई, यानी 17 में ठोकना मना है। 17 पर खतरा है, आप किसी बच्चे को मारोगे तो आप पर खतरा मंडराएगा। तो ध्यान रखना 17 पर खतरा है, इसलिए मारना नहीं है, मारपीट नहीं है, ठोकना मना है। 17 से याद कर सकते हो अपनी भाषा में। अगला है 18, बिना सरकार की पूर्वानुमति व प्रमाण पत्र के कोई स्कूल नहीं खोला जाएगा। यानी
भाई सरकार से अगर नहीं आप स्कूल खोल रहे हो तो सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर नहीं लेते हो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। तय प्रारूप अवधि तरीके व शर्तों के अधीन स्कूल खोलने की अनुमति के लिए प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। मान्यता की शर्तों के उल्लंघन पर लिखित आदेश द्वारा मान्यता वापस से पूर्व विद्यालय को सुनवाई का अवसर। मान्यता वापस पर उस विद्यालय के छात्र पास के अन्य विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। अगर सपोज कर लो वो स्कूल में रद्द कर दी उसकी मान्यता, तो उसकी पास वाले स्कूल में उसको एडमिशन दिया जाएगा। मान्यता प्राप्त समाप्त होने की तिथि से कार्य नहीं कर सकेगा। मान्यता प्रमाण पत्र के बिना या मान्यता समाप्ति पर स्कूल चलाने पर जुर्माना प्रतिदिन के हिसाब से 10,000 रुपये लगेगा। ठीक है। धारा 19 विद्यालय को मान्यता प्रदान करने की शर्तें दे रखी है। धारा 20 में केंद्र सरकार द्वारा लिखित अधिसूचना द्वारा संशोधन संभव किया गया है। धारा 21 में विद्यालय प्रबंध समिति यानी एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया गया है। 22 में एसएमसी द्वारा विद्यालय यानी ये जो विद्यालय प्रबंध समिति है इसके द्वारा विद्यालय विकास योजना तैयार करना। एस से डीएमसी डेवलपमेंट योजना तैयार करना। योजना सरकार द्वारा बनाई जाने वाली योजना व अनुदान के आधार पर। धारा 23 शिक्षक नियुक्ति हेतु शर्तें व वेतन भत्ते सेवा नियम यानी शिक्षकों नीति 23 में की गई है धारा में। 24 शिक्षक के कर्तव्य नियमित आना व समय पालन, पाठ्यक्रम संचालन व तय समय में पूरा करवाना, प्रत्येक बच्चे के पढ़ने के स्तर गति को जांचना, दर्ज करना व उस आधार पर शिक्षण योजना बनाना, आवश्यकता होने पर अतिरिक्त कक्षा लेना। माता पिता अभिभावक को बच्चे की उपस्थिति नियमितता शैक्षिक स्तर की नियमितता जानकारी देना। सरकार द्वारा तय अन्य शैक्षणिक कार्य न करने पर कार्यवाही से पूर्व सुनवाई का अवसर, शिक्षकों की समस्याओं को तय विधि से दूर करना। ये धारा 24 में यानी शिक्षकों के कर्तव्य दे रखे, सीधी बात है आपको याद रखनी है, इतना डीपली आएगा भाई नहीं। धारा 25 में 6 माह में अनुसूची में तय छात्र शिक्षक अनुपात, ये महत्वपूर्ण है कि छात्र शिक्षक अनुपात कौन सी धारा में दे रखा है, तो धारा 25 में दे रखा है। धारा 27 में दर्ज कराए के अतिरिक्त अन्य कार्य में शिक्षकों को न लगाना। तो आप देखिए शिक्षक किस कार्य में लग सकते, एक तो देखिए जनगणना और एक होती है चुनाव ड्यूटी, इन दो में शिक्षक को कार्य करना पड़ेगा। तो ये धारा 27 में दे रखा है। आगे देखिए कुल 26 में दे रखा है कुल स्वीकृत पदों में 10% से अधिक रिक्त नहीं रखे जा सकते। धारा 27 में शिक्षक को 10 वर्षीय जनगणना, आपदा राहत, पंचायत राज संस्थाओं, स्थानीय निकाय, विधानमंडल, विधानसभा, संसदीय चुनाव से जुड़े कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं दिया जाएगा। अब देखिए ये कार्य है जनगणना, आपदा राहत, कहीं पर आपदा आ गई है तो पंचायती राज संस्थाओं यानी ये चुनाव मंडल से संबंधित है सारा, तो इसमें लगाया जाए, इनके अलावा किसी कार्य में नहीं लगाया जाएगा। धारा 28 में शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं करेगा, शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं करेगा यानी प्राइवेट बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन नहीं करवाएगा। धारा 29 में प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम, शिक्षण प्रक्रिया व मूल्यांकन प्रक्रिया। धारा 30 में प्रारंभिक शिक्षा यानी कक्षा 8 पूरी करने तक किसी बोर्ड परीक्षा में बैठना आवश्यक नहीं, पूरी करने का प्रमाण पत्र यानी कक्षा, इसमें यह बात दे रखी है कि कक्षा 8 में आप प्रमाण पत्र जारी करवा सकते हो। धारा 31 बालक अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्य, इतना भी महत्वपूर्ण नहीं, आपके काम का नहीं है, फिर सिर्फ आपको सिर्फ बाल अधिकार के बारे में जानना है। धारा 32 बालक के अधिकार के संबंध में शिकायत निराकरण और सुनवाई प्रक्रिया। धारा 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, संगठन, कार्य, सदस्यों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें। धारा 34 में क्या है, राज्य सलाहकार परिषद का गठन, संगठन, कार्य, सदस्यों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें। धारा 35 में केंद्र राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शन सिद्धांत जारी करना। 36 में जुर्माना लगाने से पूर्व तय सक्षम अधिकारी से पुनरावृत्ति। धारा 37 में इस एक्ट के संदर्भ में केंद्र राज्य सरकार, स्थानीय अधिकारी, केंद्रीय राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग, विद्यालय प्रबंध समिति के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर नहीं किया
जा सकता है। धारा 38 लास्ट धारा है, राज्य द्वारा अधिसूचना जारी करना, सभी यकीनी नियमों हेतु उपलब्ध लगा सकेंगे, विशेष प्रशिक्षण के तरीके और समय सीमा निर्धारण करना, पड़ोसी विद्यालय की स्थापना के लिए क्षेत्र व सीमाएं लगाना, 14 वर्ष की आयु तक के बालकों के अभिलेख के रख रखाव की रीति, प्राइवेट स्कूल में 25% निःशुल्क प्रवेश, पुनर्भरण की रीति व तय सीमा, आयु निर्धारण हेतु दस्तावेज। देखिए, जो प्राइवेट स्कूल है उसमें लगभग 25% निःशुल्क प्रवेश दिए जाते हैं, और उस जो निःशुल्क प्रवेश दिए जाते हैं तो उनकी फीस सरकार प्राइवेट स्कूल को देती है। तो देखिए, ये थे मेन, बाकी ये कोई ज़्यादा नहीं। तो ये थे मुख्य मुख्य धाराएं, मैंने आपको बता दी हैं। तो इसको आप देखिए, बाकी देखिए यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। ये 38 धारा में कम से कम आपका 2 घंटे का समय खराब कर देगा। कभी कभी तो 5-6 पार्टों में बांटा जाता है इसको, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है, मेन मेन बातें यही है, मैंने आपको बता दी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।